बहस हुई है, जो भी तथ्य पेश किए गए हैं, वो कहीं से भी नहीं लगता है कि वो एक बेस बना पा रहे हैं ये बताने के लिए कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी के वक्त क्या सबूत आपके पास मौजूद थे, कौन सा वो हवाला कनेक्शन था जिसकी बिना पर आपने गिरफ्तार किया, क्या था वो मनी ट्रेल, ये अभी तक साबित नहीं हो पाया है। तो लग रहा है यहाँ पूरा का पूरा केस केजरीवाल के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। फैसला क्या होगा इसका इंतजार हमें रहेगा, लेकिन अभी तक जिस तरह की जिरे बहस हुई है उससे तो कम से कम ये लगता है बड़े ही रोचक मुकाम पर पहुंच चुकी है। और आज की जो बहस है बेसिकली जो एएसजी ने खासतौर पर की, उन्होंने लॉ पॉइंट्स की बजाय सर्कमस्टेंशियल चीजों पर करने की कोशिश की, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बहुत ज्यादा कमी है आज की, अगर आप पूरी कार्रवाई को देखेंगे। तो आज जहां पर बात आके अटकी हुई है वो केवल दो ही चीजें, एक है रीजंस टू बिलीव, कि मैं इस भरोसे पर बात कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, या काम कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, और दूसरा है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। जब रीजंस ऑफ बिलीव, रीजंस टू बिलीव की बात करेंगे कि जिसके आधार पर आप भरोसा कर सकते हैं, उस पर ज्यादा फोकस है। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट को लेकर के एएसजी साइड स्टेप कर रहे हैं। कारण साफ है, क्योंकि वो सारा का सारा जो चाहिए एक इतने एक सेंसिटिव केस के अंदर, ये कोई पीएमएलए का केस है, कोई मजाक नहीं है, और एक ये सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ केस है। जिस तरीके से बार बार अदालत जो बात कह रही है, जो सिंघवी जो बात कह रही है, और सिंघवी की तो देख पूरी प्ली केवल एक बात पे है कि इन्होंने रेड्डी की 9 स्टेटमेंट्स का जिक्र नहीं किया और केवल एक का जिक्र कर रहे हैं। यहीं पर आकर ईडी फंस जाती है, ईडी के पास कोई जवाब ही नहीं इससे निकलने। और ये फैक्ट भी है कि जब 9 स्टेटमेंट्स आई और जिसका बार बार वहां पर अदालत भी बार बार क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रही थी, बड़ा एक्टिव बहस हो रही है एक तरीके से। कल भी बड़ी एक्टिव बहस हुई थी जिसमें जजेस लगातार पार्टिसिपेट कर रहे थे, और आज भी वही स्थिति हुई कि रीजंस टू बिलीव अपनी जगह है, आप ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताइए। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट का नाम आते ही ईडी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। देखिए इस केस के अंदर 2-3 चीजें हमें समझनी पड़ेगी। जो पिछले कुछ समय में जो ईडी के केसेस में, पीएमएलए के केसेस में, यूएपीए के केसेस में लगातार कोर्ट्स ने देखा है, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट का जो रुख रहा है वो बहुत कड़ा रहा है। क्योंकि कारण साफ है, देश के अंदर एक नैरेटिव बन गया है कि एजेंसीज का मिसयूज किया जा रहा है, और एजेंसीज किसी भी बात पर, चाहे कोई कितना ही सीनियर जर्नलिस्ट हो, चाहे कुछ भी हो, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट दिए बिना, आपने देखा होगा परवीर प्रकाश्ता वाले केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि आपका ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं दिया आपने, हाउ कैन यू अरेस्ट समबडी। और इस केस के अंदर भी जो सारी जिरह फंसी हुई है बुशरा जी, जो प्लस पॉइंट निकल के आ रहा है केजरीवाल का, वो यही आ रहा है कि रीजंस टू बिलीव, ठीक है आप मानते रहिए जो कुछ मानना है, उसी चीज को मैं किसी रूप में देख सकता हूं, आप किसी रूप में देख सकते हैं, तीसरा व्यक्ति किसी रूप में देख सकता है। और जब रीजंस टू अरेस्ट की बात आएगी, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट की बात आएगी, तो सॉलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। आज आपने देखा कि एएसजी ने साफ साफ कहा कि हवाला कनेक्शन है। हवाला कनेक्शन है तो फाइल पे लाइए ना, कहां है हवाला कनेक्शन, कहां कौन कौन कैरियर्स है, किसने यूज किया, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आज जो ईडी है उनके वकील के गले की फांस बनती जा रही है। और इसी बात का आनंद ले रहे एक तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी, वो जिन बात पे बात कर रहे हैं उनका तो एक ही पॉइंट बहुत है कि साहब देखिए किसी व्यक्ति ने इस मामले में 10 स्टेटमेंट दी, ही इज टॉकिंग अबाउट रेड्डी, वो 9 स्टेटमेंट्स का जिक्र क्यों नहीं है साहब, एक स्टेटमेंट का जिक्र क्यों है। और फिर वो उसी बात पे आ जाते हैं कि उस 9 के अंदर केजरीवाल का नाम नहीं था, एक में केजरीवाल का नाम था, उसको उन्होंने शामिल कर लिया, 9 को उन्होंने साइड स्टेप कर दिया। और ये बहुत सॉलिड पॉइंट है, बहुत ही सॉलिड पॉइंट है, इसका कोई डिफेंस ईडी के पास नहीं है। तो मुझे लगता है आज की जो बहस है, जो आज जिस तरीके से जिस दिशा में जा रही है, पहली बार मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ईडी का केस कमजोरी की तरफ जा रहा है। जो जजेस सवाल पूछ रहे हैं, जो जिरह लॉ पॉइंट्स के ऊपर कर रहे हैं अपना अभिषेक मनु सिंघवी, उस पर ईडी कहीं ना कहीं डिफेंसिव होती दिखाई दे रही है। और ये केंद्र सरकार और जो सॉलिसिटर जनरल और इनकी पूरी टीम है, उनके लिए ये चिंता का विषय हो सकता है, ना केवल इस केस में बल्कि हेमंत सोरेन वाला केस भी आज सुनवाई नहीं हो पाई उस पर, अब 21 को आएगा वेकेशन बेंच के सामने। तो इसमें जो कुछ फैसला आएगा उसकी बियरिंग भी 100% हेमंत सोरेन के केस में भी जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। नहीं बुशरा जी, वो जो कह रहे हैं ऑर्डर हैज टू बी साइन, वो किसी और केस, बीच बीच में कागज आते रहते हैं, बीच बीच में और तमाम कागज आते रहते हैं बेंच के सामने, वो एक सेकंड के लिए इस तरह की चीजें होती है। जहां तक आपने सवाल पूछा, एक बेसिक चीज क्या है इस पूरे केस को लेमन की भाषा में समझने के लिए कि ये पूरा केस है क्या। इसमें कहीं भी पहले दिन, आपके दर्शकों के लाभ के लिए मैं बता दूं, पहले दिन से जो स्ट्रेटेजी थी वो यही थी
कि इसमें केवल जमानत तक इसको सीमित ना किया जाए, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में इस तरह के केसेस सालों साल चलते रहते हैं। उसमें कोई, आपको पता है, कोई रिलीफ और क्या पता नहीं कब चार्ज फ्रेम होंगे, कब क्या हुआ, कितनी गवाहियां हुई। तो इसमें एक नई स्ट्रेटेजी निकाल करके लाए अभिषेक मनु सिंघवी, और वो ये था कि मेरे क्लाइंट यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो अरेस्ट है वही गैर कानूनी है। उन्होंने जमानत कभी मांगी नहीं, जमानत तो उनको मिल गई। अब आज जो बहस हो रही है, जो लगातार इस केस में आप देखेंगे 7वीं बहस आज ये, जब अरविंद केजरीवाल को जब एंटीसिपेटरी वो दी गई थी अपना इंटरिम बेल, 5 बार तब बहस हुई थी, कल फिर बहस हुई और आज फिर बहस हो रही है। 7वीं बार बहस हो रही है इस मामले पे। यहां पर ईडी फंसी किस चीज पे है बुशरा जी, वो समझना पड़ेगा। एक लेमन की भाषा में कहें, कोई भी अपराध जब किया जाता है, कथित अपराध, उसमें बेसिकली 2 चीजें होती है, खासतौर पे जो फाइनेंशियल अपराध जिसको व्हाइट कॉलर क्राइम बोलते हैं। एक, आपकी रिकवरी क्या है, पहली बात, और दूसरा जो आपकी मनी ट्रेल क्या है, अगर कोई है तो। इस केस में ना तो कोई अभी तक रिकवरी है एक नए पैसे की भी। आप तो कह रहे हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है। किसी भी एक्यूज से, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे ये हो, चाहे संजय सिंह हो, एक नए पैसे की रिकवरी ईडी ने आज तक नहीं दिखाई है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब रिकवरी नहीं दिखाई तो मनी ट्रेल भी उस तरीके से स्टेब्लिश नहीं है, लिंक्स स्टेब्लिश नहीं है, तो हवाई फायर का चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केवल साधारण सवाल ये पूछा कि आप उनकी गिरफ्तारी का आधार बताइए। ईडी इस बात पर बगले झांक रही है सुबह से, दोपहर बाद से। कारण क्या है कि ना तो वो दोनों चीजें हैं, ना तो कोई रिकवरी है, ना मनी ट्रेल है। केवल आईओ को ये लगा कि मुझे गिरफ्तारी करने का अधिकार है और मैंने कर लिया। दिस कैन नॉट बी ए ग्राउंड, और यहीं पर ईडी फंस रही है, और इसी के ऊपर अभिषेक मनु सिंघवी लगातार खेल रहे हैं। अगर आपने सारी की सारी बहसें देखी, आज 7वीं बार जो बहस हो रही है केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के, जो सबसे सॉलिड पॉइंट है वो यही है कि आपकी काइट फ्लाइंग से काम नहीं चलने वाला है। ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, वहां पर पैसे यूज कर लिए, 5 स्टार होटल में रुके, दिस इज ऑल काइट फ्लाइंग। अगर उसकी भाषा में, कानून की भाषा में कहें, कानून क्या देखता है? कानून सबूत देखता है, कानून आधार देखता है कि किस बेसिस पे आपने कोई भी इस तरह का एक्शन लिया है। तो अभी तक जो बेंच का जो रुख दिख रहा है, बेंच अभी तक इस बात पे कन्विंस नहीं लगती है कि जो ईडी कह रही है, यानी कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, गिरफ्तारी का आधार, उस पर अभी तक जो है, जो बेंच है, वो कन्विंस नहीं लग रही है। जिस तरह के सवाल वो पूछ रहे हैं जस्टिस खन्ना और दूसरे जज भी, और उसके बावजूद ईडी साइड स्टेप कर रही है, कभी इधर कभी उधर, और अभिषेक मनु सिंह भी उनको उसी बात पे पकड़ रहे हैं कि साहब 10 स्टेटमेंट है, 9 में मेरे वकील का जिक्र नहीं है, एक स्टेटमेंट में जिसमें जिक्र आया उसी को इन्होंने आधार बना लिया। तो वो तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, तो क्योंकि ईडी इस मामले में कमजोर दिखाई दे रही है, तो जो अभिषेक मनु सिंघवी उसको एक ही बात पे पकड़ रहे हैं कि जिस व्यक्ति को वादा माफ गवाह बना करके आपने उनके नाम लिखवा लिया, आपके पास केवल वही आधार है, और कुछ हो तो दिखाइए। वहां ईडी फंस रही है। तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट को लेकर के कन्विंस नहीं हेमंत जी, और अभी यही समस्या जी, ये बहुत सीनियर एडवोकेट और बाहर से पढ़े हुए हैं, पूरे उनका केवल नेशनल एक्सपोजर नहीं है, उनका एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है। तो एएसजी को जिस बात पे वो पकड़ रहे हैं वो उनकी दुखती रगे है। और उन्होंने इससे पहले, अगर आपको ध्यान हो, 3:45 के आसपास जब मैं शो पे आ रहा था, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन और कही थी। जब एएसजी को वो काउंटर कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि भारत में कुछ नए तरह के कानून लागू किए जा रहे हैं। ही टुक ए जाइब, बेसिकली ही टुक ए स्वाइप ऑन एएसजी, कि देखिए इस तरह की चीजें भी भारत में होने लगी। तो बेसिकली क्या है कि अरविंद केजरीवाल के जो वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, उनको एक बात समझ में आ गई है अब क्लियरली, क्योंकि 7वें दिन जब बहस हो रही है तो बार बार जिस बात के ऊपर जो ईडी जिटरी हो रही है ना, वो ये है कि ना तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच की जवाब दे पा रही, ना मेटीरियल एविडेंस दिखा पा रही, ना ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट पे उनको कन्विंस कर पा रही, तो केस टिकेगा कहां? और ईडी की मजबूरी क्या है कि इस केस के ऊपर पूरी सरकार की क्रेडिबिलिटी टिकी हुई है, अकेले ईडी की क्रेडिबिलिटी नहीं है। अगर मान लीजिए ये गिरफ्तारी अवैध घोषित हो जाती है, 2 दिन पहले यूएपी के एक बहुचर्चित केस के अंदर आपने देखा होगा, उस केस के अंदर जब जिस तरीके से हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट साथी थे उनको बेल मिली है और उनकी गिरफ्तारी अवैध की गई, तो वो यूएपीए का एक उदाहरण है। और अगर एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जिस आधार पर आपने अरेस्ट किया, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट खुदा ना खास्ता उसको इनवैलिड, इलीगल घोषित कर देता है, तो गवर्नमेंट विल बी लेफ्ट विद नो फेस। और चुनाव के अभी 3 फेस बचे हुए हैं। अब तो केवल इंपॉर्टेंट टाइमिंग क्या रह जाएगी कि पूरे देश की निगाहें केजरीवाल के केस पर टिक जाएंगे आके। इसकी टाइमिंग क्या इंपॉर्टेंट है कि इसका फैसला कब आता है, जो आज हियरिंग चल रही है। मान लीजिए इसका फैसला अगले 1-2 दिन के अंदर आ जाता है या 5 दिन के अंदर आता है, डिपेंड करेगा कितने फेस बचे हुए हैं, और उसका 100% इंपैक्ट इस फैसले का
आइदर वे दिस वे और दैट वे। उसका देश के चुनावों पर पड़ना निश्चित है। ईडी की भी चिंता यही है और भारत सरकार की भी चिंता यही है। इसीलिए आपने देखा होगा जी। आमतौर पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इस तरह के केसेस, जो सेंसिटिव केसेस, उन पर टिप्पणियां नहीं करते। लेकिन अमित शाह ने परसों एक टिप्पणी कर दी, और जिसको कल इनडायरेक्टली कोट भी किया अभिषेक मनु सिंघवी ने, कि एक सीनियर मिनिस्टर ये और वो। तो ये उतना साधारण केस नहीं है कि जो ऐसे ही निकल जाएगा। इसके एक एक शब्द की बेयरिंग है, इस केस की प्रोसीडिंग्स की बेयरिंग है, ना केवल देश की जुडिशरी के ऊपर, देश की पॉलिटिक्स के ऊपर भी। क्योंकि अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध साबित होती है तो एक पक्ष है, अवैध साबित होती है तो एक पक्ष है, लेकिन इसके इंपैक्ट हैं और इसको सब समझ रहे हैं। और अभिषेक मनु सिंघवी का अनुभव, उनका जो जितना तजुर्बा इस पूरे मामले में है, और जिस तरीके से उन्होंने एक नई स्ट्रेटेजी डेवलप की कि हमें जमानत की बात ही नहीं करनी, हम तो उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करा देंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए फैसला इस पे करेगा और डिटेल्ड स्पीकिंग ऑर्डर आएगा, तो इसकी बेयरिंग जो ट्रायल कोर्ट में केस चलेगा उस पर भी होगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को तो फैसला देना है केवल गिरफ्तारी पे, वैध है या अवैध है, लेकिन उसमें मेरिट तो डिस्कस होंगी ना। और जब सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में कोई खास फैसला देता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी बेयरिंग ट्रायल कोर्ट के फैसले पर ना हो। ये ईडी की और भी बड़ी चिंता है। तत्कालिक चिंता है चुनाव, कि चुनाव के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। उसके बाद चिंता है कि इस ऑर्डर की बेयरिंग ट्रायल कोर्ट के फैसले पर भी आएगी। ये चिंता है उनकी सबसे बड़ी। स्वतंत्रता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, उसमें आप किसी भी तरीके की इंटरफेरेंस करते हैं तो उसका आपको स्टेट को रीजन बताना होगा। केवल इतनी सी बात, आपने इंटरफियर किया, हर एक केस के अंदर क्यों कहता है सुप्रीम कोर्ट या हमारी जुडिशरी के ग्राउंड ऑफ अरेस्ट होना चाहिए? वो कारण इसलिए है कि आपको अपनी डिफेंस का मौका दिया जाए। पहली बात तो अरेस्ट करने के लिए सॉलिड एविडेंस होना चाहिए, और वो कंसर्न्ड आदमी को जो एलिजिबली अभियुक्त बनाया गया है उसको वो बताया जाना इसलिए जरूरी है ताकि वो अपने आप को अदालत में, कोर्ट ऑफ लॉ में डिफेंड कर सके। अब जो अभिषेक मनु सिंघवी भी जो कह रहे हैं, जो परवीर वाला भी केस था, उसमें केवल यही बात थी कि आपने अरेस्ट तो कर लिया उनको, लेकिन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताए, तो उसमें वो अपने आप को बेचारा डिफेंड करेगा कैसे? सेम इज द केस हियर आल्सो। उसी को अप्लाई कर रहे हैं वो। इसके साथ साथ अभिषेक मनु सिंघवी देखिए बड़े चतुर वकील हैं, वो एक चेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अरविंद केजरीवाल का अकेला केस नहीं है जिसमें ग्राउंड ऑफ अरेस्ट संदिग्ध है। ईडी और केंद्रीय एजेंसियां आजकल उनकी ये प्रवृत्ति बन गई है कि वो यही कर रही हैं। तो वो कोर्ट का कहीं ना कहीं ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहते हैं जो देश का मुख्य राजनीतिक नैरेटिव भी है आजकल। और अब नैरेटिव क्या है कि एजेंसियां अनकन्वीनियंट लोगों को, इनकन्वीनियंट लोगों को इस तरह के केसेस बना करके उसके दे आर पुटिंग देम बिहाइंड द बार्स। उसी सीक्वेंस को बनाते हुए चेन ऑफ इवेंट्स को जोड़ रहे हैं वो, और बेंच को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि केजरीवाल का केस आइसोलेशन में नहीं है, ये एजेंसियां पहले भी ऐसा करती आई है। और तब उन्होंने परवीर का नाम लिया और तमाम दूसरे केसेस का उन्होंने रेफरेंस दिया, जो कि ये स्थापित न्याय की वो है, सिद्धांत है कि कभी भी जब आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर गिरफ्तारी का अधिकार है तो अभियुक्त को अपनी रक्षा का भी अधिकार है, अपने बचाव का भी अधिकार है। तो आप अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए मेरे बचाव के अधिकार को नहीं छीन सकते। ये एक नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है ये चीज। तो इसी का लाभ वो उठा रहे हैं और ईडी को बगले झांकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस तरह की चीज अफोर्ड कर सकती है हवाई फायर करने का, और जो इस्टेब्लिश भी हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन जो डिफेंस का वकील है वो ये सब नहीं कर सकता। उसके पास तो दो ही तरीके के एविडेंस है। एक एविडेंस जो उसके पास जो तमाम 8-9 सम्मन आए, समय समय पर उसके सम्मन आए, तो वो एक क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट डिस्कस कर रहे हैं कानून की भाषा में। आप कहें कि पहला सम्मन इस तारीख को आया, 9वां सम्मन इस तारीख को आया, और इन सम्मन के जवाब में हमने ईडी से पूछा कि आप हमें किस हैसियत से बुला रहे हैं? आप हमें आरोपी की हैसियत से बुला रहे हैं? आप हमें गवाह की हैसियत से बुला रहे हैं? किस हैसियत से बुला रहे हैं? तो वो पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी जिसको कहते हैं वो इवेंट कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। और बेसिकली उनका पॉइंट एस्टेब्लिश करने का ये है कि देखिए लास्ट सम्मन तक भी मुझे एक्यूज नहीं बताया गया, और ऑल ऑफ ए सडन 16 मार्च का सम्मन था और 21 मार्च को मुझे अरेस्ट कर लिया गया। तो वो अपने डिफेंस को और सॉलिडिफाई कर रहे हैं कि इवेंट जो ईडी ने जो ये गिरफ्तारी का आधार बनाया है, इट हैज कम फ्रॉम समवेयर। ये वैसे नहीं है, न्याय सम्मत नहीं है कि जब मुझे 9 सम्मन्स में बुलाया गया तब तो मुझे एक्यूज नहीं कहा गया। ऑल ऑफ ए सडन ऐसा क्या हुआ? क्या इनको आकाशवाणी हुई या इनके पास ऐसे क्या साक्ष्य आ गए जिसमें इन्होंने मुझे गिरफ्तार करने का फैसला कर दिया? ये जो पॉइंट है ये सबसे सॉलिड पॉइंट है इस केस के अंदर। पहला है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, और दूसरा ईडी की इस तरह की जल्दबाजी
विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड। आगे आप देखेंगे जब वो इसमें आर्ग्यू फर्दर करेंगे कि ये जो गिरफ्तारी है इट हैज कम फ्रॉम समवेयर, ये क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट इसीलिए बताई जा रही है। तो इस सारे केस के अंदर ईडी अब मुझे लगता है उसको अब इसका जो अब ये लॉ पॉइंट्स जो रख रहे हैं अब अभिषेक मनु सिंघवी, उसका जवाब मुझे लगता है और ज्यादा मुश्किल ईडी के लिए हो जाएगा। बिल्कुल बुशरा जी, मैं तो हकीकत में कहूं तो मैं इंतजार कर रहा था अभी तक कि तुषार मेहता अभी तक आए क्यों नहीं। जिस तरीके से फायरिंग लाइन के अंदर ईडी कंप्लीटली है और जो एएसजी है वो उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे, तो मुझे लग रहा था कि सरकार का सबसे टॉप फायर फाइटर तुषार मेहता अभी तक इस केस की उसमें आया क्यों नहीं, जबकि आर्गुमेंट कंक्लूड होने वाले हैं। तो फाइनली आ गए हैं तुषार मेहता, और वो अब इस केस को जिस तरीके से वो करते हैं बेसिकली उनका खड़े होना ही एक तो उसका वेट है। दूसरा, जो अभिषेक मनु सिंघवी ही इज ए मच सीनियर पर्सन, ही हैज ए वास्ट एक्सपीरियंस विद हिम, और उनके पास इस तरह के केसेस और सरकार से लड़ने का लंबा चौड़ा तजुर्बा है। उन पे किसी की कोई सॉलिसिटर जनरल हो या कोई एएसजी हो, उनको कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता सीनियर एडवोकेट्स को। इस तरह के जो कपिल सिब्बल हुए, ये लोग हुए, ये केवल मेरिट वाले ही लोग हैं। तो बेसिकली अब क्या है कि तुषार मेहता के आने का मतलब ये है कि अब फाइनल कंक्लूजन की तरफ केस जा रहा है, आर्गुमेंट्स जा रहे हैं, और इसमें जो भी चीज ये हीटेड एक्सचेंज और भी बढ़ सकता है। कारण क्या है कि एक तरफ वो कॉन्फिडेंट है अभिषेक मनु सिंघवी, अपनी क्रोनोलॉजी, अपने फैक्ट्स, अपनी मेरिट्स को लेकर 100% कॉन्फिडेंट है। ईडी अंदर से शैटर्ड है, वो हिली हुई है, उनको लग रहा है कि यू आर ट्राइंग टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल। ये है वो पेज जिसके कारण जो ये आपस के जो ये है हीटेड एक्सचेंज ये और भी बढ़ेंगे। और अल्टीमेटली क्या है कि बेंच ने जब ये कह दिया, एक इशारा बेंच ने भी किया जिसका आपने जिक्र किया कि आप हमें एड्रेस कीजिए और जो कुछ ये हो रहा है हम देख रहे हैं, इट विल बी रिकॉर्डेड। इसके मायने हैं, ये कोई भी शब्द बिना मायने नहीं है। और तुषार मेहता का आना अपने आप में एक फायर फाइटिंग का एक निर्णायक प्रयास कह सकते हैं आप, एक आखिरी प्रयास कह सकते हैं कि वो सरकार की तरफ से, ईडी की तरफ से एक फाइनल पंच देने की कोशिश करें कि नहीं नहीं साहब ये ऐसा नहीं ऐसा है। लेकिन अब क्योंकि कंक्लूडिंग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं आर्गुमेंट्स, तो मुझे लगता है दिशा पकड़ चुकी है, और ऐसी कोई चीज नहीं है जो एएसजी ना बता पाए हो और तुषार मेहता कोर्ट को बता पाए, कम से कम इस केस के खिलाफ। राहत ना मिले, जब कोई आपको रास्ता ना मिले तो आप कंफ्यूजन क्रिएट कर दीजिए। ये टिपिकल स्टाइल होता है जो बड़े वकील होते हैं, वो जब ये है कि उनको कोई रिलीफ ना मिलता दिखे तो उसमें मैस क्रिएट कर दीजिए। उनको ये भी पता है कि बेंच अब छुट्टी पे जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां होने जा रही है गर्मियों की, उनके पास सीमित समय है। तो जो अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे कि आप सुबह से एएसजी 2:30 बजे से आर्ग्यू कर रहे थे, 50 मिनट उन्होंने आर्ग्यू किया, 50 मिनट उस आर्ग्यूमेंट के बाद अब ये पता लगा आपको कि हवाला डीलर्स के साथ आपकी चेन मिल गई, ट्रेल मिल गई। तो ये सारा बेसिकली वही खेल है जो स्मार्ट गेम जिसको बोलते हैं हम, कि जो एसजी आए तो एसजी खाली नहीं आएंगे, वो कुछ न कुछ करेंगे, और वो ऐसा करेंगे जिसकी कोई डिफेंस ना हो। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि अभिषेक मनु सिंघवी खड़े हैं, वो सीधा सीधा उनसे एक ही सवाल, जैसे उन्होंने पूछा कि आपको 4:30 बजे ये याद आया, और ये भी होगा अल्टीमेटली कि बेंच ये भी कह देगी कि ले आइए आप कौन सी ट्रेल मिली है आपको हवाला डीलर्स की। फिर आप देखेंगे कि ईडी फिर आप वो बंगले जागती दिखाई देगी। सवाल ये नहीं है, सवाल बेसिकली क्या है कि अगर हवाला डीलर्स का कोई लिंक मिल गया था तो आप ये मान के चलिए बुशरा जी, प्रोफेशनली स्पीकिंग, आज का आर्गुमेंट तो शुरू ही वहां से होना चाहिए था फिर तो, कि देखिए साहब ये जो कुछ भी कह रहे हैं गलत है, और ये हवाला डीलर्स की ये सारी की सारी ट्रेल मिल गई है। तो ये लास्ट मिनट जो एक होता है ना चांस लेने वाली बात, वो है। दूसरा, एक मैं छोटी सी करेक्शन करना चाहूंगा, अमलेंदु जी जो बता रहे थे, हाई कोर्ट में जब ये कहा गया कि ईडी ने कहा कि पूछा गया कि आप अरेस्ट करेंगे इनको, तो उन्होंने कहा कि हम अरेस्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी अरेस्ट कर सकते। एक लाइन में छोटी सी करेक्शन अमलेंदु जी को ये याद दिलाना चाहूंगा कि शायद ऐसा किया गया था, जब बार बार ये कहा गया कि आप अरेस्ट करेंगे, उन्होंने कहा कि हम अरेस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। यानी कि उनको कोई इस तरीके का ठोस आश्वासन नहीं था कि गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, ना उसमें इस तरह की कोई रोक थी। ये एक थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए मैं बात करना चाह रहा हूँ जी। एक बहुत ही साधारण भाषा में अगर आप बात करें, लेमैन की भाषा में आपके दर्शकों के लिए, तो केवल 2 लाइन की बात है। ये सारी जो तथ्य रखे जा रहे हैं ये ट्रायल का विषय है, ये गिरफ्तारी का विषय नहीं है। आज की तारीख में बहस सुप्रीम कोर्ट किस बात पर सुन रहा है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है इस केस में, उसका आधार कानूनी है या गैर कानूनी, केवल इतना आर्गुमेंट इस पे। इसमें बाकी सारी चीजें कंफ्यूजन के लिए लाई जा रही हैं। नेम ड्रॉपिंग क्यों की जा रही है? ताकि अदालत उस केस को खारिज करने से डरे। कारण क्या है कि हवाला ऑपरेटर्स का नाम, हवाला डीलर्स का नाम जब उस तरह की चीज आती है तो जुडिशरी भी कहीं ना कहीं रिलीफ देने में 4 बार सोचती है। तो ये एक आखिर जिसको कहते हैं ना आखिरी प्रयास है। जितनी भी ये बातें हैं कि पर्ची मिल गई, फला मिल गया, ये मिल गया, ये सारे ट्रायल के विषय हैं, और ये एंड में नहीं आते, ये बिगिनिंग में आते हैं। अगर ये इस तरह के सॉलिड इनके पास एविडेंस थे तो अब एक लास्ट डिच एफर्ट हो रहा है
कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को रिलीफ ना मिले, जो कि अदालत की जो अब तक की कार्रवाई है उसमें यह लग रहा है कि ईडी जस्टिफाई नहीं कर पाई है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून सम्मत थी, या उसके जो ग्राउंड के अरेस्ट के ग्राउंड थे वो कानूनी थे। इस बात पर फंसे हुए हैं और उसका ये मानते हैं कि जो, क्योंकि टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, चुनाव के 3 फेस बचे हुए हैं, उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर गिरफ्तारी अवैध घोषित कर दी गई तो पूरे इंडिया अलायंस को एक इतना बड़ा हथियार मिल जाएगा कि बीजेपी को डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। जो आज ईडी की स्थिति है सुप्रीम कोर्ट में कि दे आर ट्राइंग टू डिफेंड द इंडिफेंसिबल, सेम विल बी द केस विद एनडीए गवर्नमेंट कि वो इसको जनता के बीच में कैसे डिफेंड करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। तो अब जो जितनी भी बातें इधर उधर की जा रही हैं वो केवल ध्यान भटकाने के लिए और रिलीफ को रोकने के लिए की जा रही हैं। ये सारे ट्रायल के विषय हैं। यहाँ की बहस का विषय केवल इतना है कि जब आपने केजरीवाल को गिरफ्तार किया, आपके पास आधार था या नहीं था, आपने कानूनी औपचारिकताएं पूरी की या नहीं की, केवल इतनी सी बात पकड़े। इसमें पूरा ईडी का जो खेल है उसको आपने पकड़ लिया है। किसी भी तरीके से ये केन प्रकरण, इस पूरी बहस को, इस पूरे जो ये चल रहा है सारा सुप्रीम कोर्ट में, इसका परिणाम, इसका फैसला 1 तारीख तक ना आए, बस 1 जून तक ना आए, उसके बाद ईडी को कोई परवाह नहीं है। उनकी मुख्य चिंता 3 फेज का बचा हुआ चुनाव है, इसीलिए वो इसको लिंगर ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि वो अपनी एक्शन को डिफेंड नहीं कर पा रहे, इसलिए कभी इधर कभी उधर, जैसा लगातार हम बात कर रहे हैं, जैसे उनके तर्क बता रहे हैं, जैसे उनकी जगह बता रही है, उनका केवल एक सूत्रीय एजेंडा ये है कि किसी तरीके से इस केस का फैसला, इस पे इतना लंबा लटका लो, इसको घसीटते रहो कि किसी तरीके से 1 तारीख तक फैसला ना आए, 1 को फाइनल पोलिंग हो जाए, उसके बाद कुछ भी होता रहे, उसके बाद ना ईडी को परवाह है ना केंद्र सरकार को परवाह है। फिर इसका नंबर आएगा, इस बात पे कोई बहस होगी तो दिल्ली विधानसभा के चुनाव में, वो 6 महीने बाद की बात है, तब तक जनता भूल भाल जाएगी। ये है पूरा खेल। इसको आपने बिल्कुल सही पकड़ के सही गेज कर लिया है। जी, तो वही बात जो हम कह रहे थे कि जजमेंट जो है वो आज रिजर्व कर लिया जाएगा, यानी कि दलीलें, बहस जो है पूरी हो गई हैं, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब देखना होगा कि फैसला कब सुनाया जाता है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार इस मामले को लेकर जो है बहस हो रही थी। 7 बार इसको लेकर अलग अलग दिन जो है इसको लेकर तमाम दलीलें एएसजी की तरफ से रखी गई हैं। और अब ये देखें कि इस वक्त की अहम खबर की तमाम जो है बहस जो है वो पूरी हो गई है, मामले को सुरक्षित रख लिया गया है। कब इस पर फैसला सुनाया जाता है ये अहम है। हेमंत जी, कैसे देख रहे हैं अब आप इसको? अब यही महत्वपूर्ण पक्ष बुशरा जी बचा है कि देखिए अगला जो चुनाव फेस है, कम से कम उस तक तो ये चुनाव जो जजमेंट आज रिजर्व किया गया है, अगला वर्किंग डे भी अगर हम मान ले तो वो मंडे है, और शायद वो लास्ट वर्किंग डे है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट छुट्टियों पे चला जाएगा और तब तक जो 5वें फेज का चुनाव है वो भी आपको पता है 20 तारीख को चुनाव हो जाएगा। 25 और 1 के चुनाव चरण से पहले क्या ये फैसला आता है या नहीं आता है वो देखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आता है उसकी भी बियरिंग है पूरे चुनाव के आउटकम पर जो देश में होगा बाकी बची हुई सीटों पर, और नहीं आता है तो उसकी भी बियरिंग है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से बेंच ने प्रोएक्टिव होकर के सारे केस को सुना है, अर्जेंसी के आधार पर उसके तमाम समय दिया है उसको सुनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के पास इतना समय नहीं होता है, उसके बावजूद उन्होंने इसको अकोमोडेट करके प्रोएक्टिवली इसमें बहस सुनी है सारी चीजों में। तो मुझे लगता है कि 20 तारीख को ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि कोर्ट छुट्टियों में जाने से पहले, जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था जज ने कि हम जाने से पहले इसको सुन के निपटाना चाहेंगे, तो आज उन्होंने बहस पूरी कर ली है और मंडे को हो सकता है फैसला आ जाए, क्योंकि उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पे चला जाएगा। तो अगले जो 6वें और 7वें फेज का चुनाव है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट हो सकता है अगर फैसला आता है।